बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 145 में हमने देखा था कि यूनियन के बेहोश होने के बाद फ्लावर सेक्ट के एल्डर उसको चेक करके बताती है कि ग्रैनी हुआ की पावर्स की फाइटिंग स्पिरिट की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। अगर ये इशू जल्दी सोल्व नहीं हुआ तो यूनियन का बचना मुश्किल हो जाएगा। तब सावियान बोलता है कि आप लोग साइड में हो जाओ और मुझे देखने दो, और फिर सावियान अपनी हेवनली फ्लेम की हेल्प से यूनियन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। उसके बाद वो बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर लेता है और 4-स्टार डोजन बन जाता है। और भाई इसके बाद स्टूडियो वालों को भूख लग जाती है, और क्योंकि वो अब मेडुसा के सीन्स को खा खा के थक चुके थे, इसलिए उन्होंने इस बार टेस्ट चेंज करने का सोचा और फिर यहाँ होने वाली एक पूरी फाइट को ही खा जाते हैं। इसके बाद फॉलिंग स्टार पैवेलियन वापस जाते टाइम सावियान को हेचिंग मिलता है और वो सावियान और चिगलिन को एंशिएंट वाइट ड्रैगन क्लैन ले जाता है, जहां सावियान को एल्डर जूली से पता लगता है कि जीएन ड्रैगन फिनिक्स रोजन फ्रूट की पावर की वजह से क्रिस्टल में जम गई है और उनको इसको मेल्ट करने के लिए टॉप 10 में से कोई हेवनली फ्लेम की हेल्प लगेगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब सावियान जीएन की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर एल्डर जूली उससे बोलते हैं, सावियान तुम्हें इस एनर्जी क्रिस्टल को बाहर से तो मेल्ट करना ही है, लेकिन क्योंकि ये क्रिस्टल जीएन की बॉडी के अंदर भी जम गया है, इसलिए तुम्हें ये अंदर से भी मेल्ट करना होगा। और जितना भी टाइम इस क्रिस्टल को मेल्ट करने में लगेगा उतने टाइम तक ईस्ट ड्रैगन आइलैंड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने देगा। इससे आगे एल्डर जूली और बोलते हैं, हमें पता है कि ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को मेल्ट करना आसान नहीं होने वाला, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उससे भी ज्यादा तेजी से डोबची खर्च होगी। इसके बाद एल्डर जूली के हाथ में एक बोतल आ जाती है, जिसको सावियान को देते हुए वो बोलते हैं, इसमें एंशिएंट ड्रैगन ब्लड एसेंस की 5 बूंदे हैं और इस एसेंस ब्लड की हर बूंद में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इससे न सिर्फ तुम्हारी बॉडी की डोबची इंस्टेंटली रिकवर होगी, बल्कि ये तुम्हारी बॉडी की वेन्स और बोन्स को भी बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी। तुम इसमें से एक बूंद को तब कंज्यूम कर सकते हो जब तुम्हारी बॉडी की डोबची रिकवर नहीं हो रही होगी। सावियान एल्डर जूली से वो बोतल ले लेता है और वो इस बात को समझ रहा था कि ये एसेंस ब्लड कितना ज्यादा कीमती है। बाहर की दुनिया में इस ब्लड एसेंस को पाने के लिए मारकाट मच जाती, क्योंकि इस ब्लड से सिर्फ डोबची ही रिकवर नहीं होती बल्कि बॉडी भी मजबूत हो जाती है। इसके बाद सावियान जीएन के पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ एक बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर जीएन क्रिस्टल में जमी हुई थी। उसके बाद सावियान की हेवनली फ्लेम ड्रैगन की फॉर्म में आके कढ़ाई मतलब कोल्ड्रोन में चली जाती हैं। इसके बाद सावियान के हाथों की सील चेंज होने लगती हैं और वो फायर ड्रैगन जीएन की क्रिस्टल बॉडी के चारों तरफ लिपटने लगता है, जिसके बाद कढ़ाई का टेम्परेचर एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा होते ही ईस्ट ड्रैगन आइलैंड से बहुत सारी लाइट रेज वहां आ जाती हैं, जो ड्रैगन आइलैंड के लोग थे और वो अपने एम्परर के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी शोर नहीं मचाया जिससे सावियान को थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन सावियान के पास डिस्टर्ब होने का टाइम भी नहीं था। इसके बाद उसके माथे से स्पिरिचुअल लाइट्स निकल के हेवनली फ्लेम को अपने घेरे में ले लेती हैं, जिससे कि वो फायर को अच्छे से कंट्रोल कर सके। कढ़ाई के अंदर अब हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगा था और वो लगातार एनर्जी क्रिस्टल से टकरा रही थी, जिसके बाद जीएन की बॉडी के एनर्जी क्रिस्टल में एक ग्लो आने लगा था। हेवनली फ्लेम लगातार एनर्जी क्रिस्टल से टकराती ही जा रही थी, लेकिन फिर भी ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी क्रिस्टल में कोई भी साइन नहीं था मेल्ट होने का। लेकिन सावियान इससे परेशान नहीं हुआ था, क्योंकि अगर ये काम इतना ही आसान होता तो एल्डर जूली ही इस काम को आराम से कर लेते। इसके बाद सावियान अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसको पता था कि इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हेवनली फ्लेम पिघला ना सके। बस कुछ में टाइम कम लगता है और कुछ में ज्यादा। अब आसपास की हवा से मॉन्स्टर भी भाप बन के उड़ गया था और हवा एकदम ड्राई हो गई थी, लेकिन किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी। वो तो बस सावियान और उसकी फ्लेम को ही देखे जा रहे थे। उधर एल्डर जूली भी साइड में खड़े हुए इस प्रोसेस को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दे रही थी कि सावियान इस काम को जरूर पूरा करेगा। तभी उनके पीछे से एक आवाज गूंजती है, एल्डर जूली, क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी क्रिस्टल को रिफाइन कर लेगा? जब एल्डर जूली पीछे देखते हैं तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके बाल सफेद थे, जिसको देखकर एल्डर जूली बोलते हैं, इस लड़के में कुछ तो खास बात जरूर होगी, जो ये पिल कंपटीशन का विनर बना था। ये यंग जरूर है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और जितना इस लड़के को मैंने जाना है उससे यही पता लगता है कि इसकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा एल्डर फिर बोलता है, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि अब बात जीएन की है। एल्डर चियू, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एल्डर जूली उस एल्डर का नाम लेते हुए उससे बोलते हैं, मुझे पता है कि सिर्फ सावियान ही डोबची कॉन्टिनेंट पे इकलौता नहीं है जिसके पास टॉप 10 हेवनली फ्लेम में से एक है, लेकिन इस टाइम पे हमारे ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम उन बूढ़े लोगों को यहाँ बुला सकें। और साथ ही जीएन ने भी बेहोश होने से पहले यही कहा था कि सावियान को यहाँ बुलाओ, और अगर जीएन ने ऐसा कहा है तो उसको सावियान में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। इस टाइम सिर्फ जीएन के पास ही हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन में सबसे ज्यादा प्योर
रॉयल ब्लड लाइन है। अगर उससे कुछ हुआ तो फिर हमारा ड्रैगन आइलैंड कभी भी एक नहीं हो पाएगा। इसके बाद एल्डर चियू बोलते हैं, और साथ ही हमारे फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर भी रिट्रीट में है और किसी को भी नहीं पता है कि वो वापस कब आएंगे, इसलिए हमारा ईस्ट ड्रैगन आइलैंड बाकी सभी आइलैंड से कमजोर है। ये सुन के एल्डर जूली बोलते हैं, इसके बारे में अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, हमें अभी अपना पूरा ध्यान रिफाइनमेंट प्रोसेस पे लगाना चाहिए और साथ ही हमें सावधान भी रहना होगा क्योंकि बाकी तीनों आइलैंड्स का कोई भी भरोसा नहीं है कि वो क्या कर दें। इसके बाद एल्डर चियू चले जाते हैं और एल्डर जूली सावियान की तरफ देख के बोलते हैं, सावियान अब हमारे एंसेंट वॉइड ड्रैगन आइलैंड का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद सावियान के हाथों की सील एक बार फिर से चेंज होती हैं और फायर का टेम्परेचर एक बार फिर से काफी बढ़ जाता है और इस टेम्परेचर को देख के बाकी ड्रैगन आइलैंड के मेंबर्स की आंखें चौड़ी हो गई थी और इतने ज्यादा टेम्परेचर में फायर की वेव्स एनर्जी क्रिस्टल से टकराने लगती हैं और इस कोलिजन के कुछ टाइम बाद ही फाइनली एनर्जी क्रिस्टल से एक बूंद लिक्विड मेल्ट होकर नीचे गिरता है और ये देख के एल्डर जूली खुश होकर बोलते हैं, ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी क्रिस्टल ने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है। ये प्रोसेस भले ही स्लो था लेकिन ये कम से कम मेल्ट होना स्टार्ट तो हो ही गया था। अब उनको भरोसा हो गया था कि अभी नहीं तो कुछ टाइम में सावियान इस एनर्जी क्रिस्टल को पिघला ही देगा। और ऐसे ही 10 दिन निकल जाते हैं। सावियान ने इन 10 दिनों में कोई रेस्ट नहीं किया था, वो बस क्रिस्टल को मेल्ट करने में ही लगा हुआ था और इस टाइम में उसकी बॉडी की डोजी 2 बार पूरी तरह से खत्म हो गई थी। लेकिन उसने अभी एल्डर जूली के दिए हुए ब्लड एसेंस को यूज नहीं किया था, वो अभी तक सिर्फ अपने फ्लेम मंत्रा पे ही डिपेंड था जो अब क्वासी त्यान क्लास पे चला गया था और इसलिए उसने आसपास की एनर्जी को फोर्सफुली एब्जॉर्ब करके सावियान की बॉडी की डोजी को रिकवर करा दिया था। इन 10 दिनों में उसकी बॉडी की डोजी ने एक पल के लिए भी सर्कुलेट करना बंद नहीं किया था और सावियान के इस डिटर्मिनेशन को देख के एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स भी सोक्ड हो गए थे। लेकिन जब इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही हो तो सिर्फ एक्सटर्नल एनर्जी पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता, इसलिए 15वें दिन सावियान ने ड्रैगन ब्लड एसेंस के एक बूंद को कंज्यूम किया और उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी एक गोल्डन लाइट से ग्लो करने लगती है और उसकी वेन्स में एक बार फिर से एक पावरफुल एनर्जी के साथ डोजी सर्कुलेट करने लगती है और साथ में सावियान को ऐसा फील होने लगा था कि अब उसकी वेन्स, मसल्स और बोन्स भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होने लगी थी। इसके बाद सावियान थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने सामने रखी कढ़ाई की ओर देखता है जहां जियान की बॉडी पर जमी क्रिस्टल लेयर ऑलमोस्ट गायब हो गई थी। लेकिन ये काम अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि अभी जियान की बॉडी के अंदर जमे हुए ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी क्रिस्टल को मेल्ट करने का काम बाकी था, क्योंकि जब ये सारी क्रिस्टल लेयर मेल्ट होंगी तभी जियान जाग पाएगी। और अब इस प्रोसेस में 1 महीना निकल चुका था और इस 1 महीने में ड्रैगन आइलैंड के लोगों ने देखा कि कैसे जियान की बॉडी में जमी क्रिस्टल लेयर्स भी मेल्ट होकर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी और ये देख के इस ड्रैगन आइलैंड के लोग खुश हो गए थे क्योंकि इस स्पीड से बहुत जल्दी ही जियान की बॉडी की क्रिस्टल लेयर्स मेल्ट हो जाएंगी और वो जाग जाएगी, जिससे उनके क्लैन के पास एक ऐसी ब्लड लाइन होगी जो प्योर रॉयल ब्लड लाइन होगी। और अब सावियान की आंखों के पास ब्लड साफ साफ देखा जा सकता था और उसकी बॉडी को देख के भी लग रहा था कि वो अब बहुत ज्यादा थक गया है, लेकिन फिर भी वो क्रिस्टल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। अभी एल्डर जूली कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी उनको बाहर से एक साउंड सुनाई देता है। कोई बोल रहा था, सियावाओ तुम्हारी इतनी जरूरत हो गई है कि तुम हमारे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर अटैक करने आ गए। ये सुन के एल्डर जूली के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो बाहर स्पेस की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो ये लोग आ ही गए। अगले ही पल बहुत सारी लाइट रेज दिखाई देती हैं जो पावरफुल ऑरा में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये थे वेस्ट ड्रैगन आइलैंड और साउथ ड्रैगन आइलैंड के लोग। तभी वहाँ एक आवाज गूंजती है, सियावाओ तो तू इनको लीड कर रहा है अपनी थोड़ी सी एबिलिटी के दम पे। और फिर वहाँ स्पेस डिस्टोर्ट होता है और बहुत से ईस्ट आइलैंड के लोग वहाँ आ जाते हैं जिनको एल्डर चियू लीड कर रहे थे। मैं यहाँ बता देता हूँ कि एल्डर चियू और सियावाओ दोनों ही पीक 9 स्टार डोजून है। और एल्डर चियू की बात सुन के सियावाओ बोलता है, दोस्त तुमको मुझ पे अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहिए, मैं यहाँ पे उस ग्रेट पर्सन को वेस्टर्न आइलैंड पे इनवाइट करने आया हूँ जिसमें प्योर रॉयल ड्रैगन ब्लड लाइन है। ये सुन के एल्डर चियू हंसते हुए बोलते हैं, मुझे पता है वेस्टर्न ड्रैगन किंग रॉयल ब्लड लाइन को वेस्टर्न आइलैंड पे कैद करना चाहता है, नहीं उसमें बहुत ही कम रॉयल ब्लड है, फिर भी वो अपने आप को ड्रैगन किंग बोलता है, उसको तो शर्म से मर ही जाना चाहिए। ये सुन के सियावाओ बोलता है, करंट ड्रैगन आइलैंड 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है और हमारे किंग में थोड़ी ही सही लेकिन रॉयल ब्लड लाइन है तो सही, लेकिन तुम्हारे ईस्ट आइलैंड में किसी के पास भी रॉयल ब्लड लाइन है ही नहीं, तुम्हारे ईस्ट आइलैंड को तो होना ही नहीं चाहिए था। इसके आगे एल्डर चियू बोलते हैं, हमारे ईस्ट आइलैंड के पास भले ही वो सब नहीं है जो वेस्ट, नॉर्थ और साउथ किंग्स के पास है, लेकिन लास्ट ड्रैगन एम्परर हमारे आइलैंड से ही थे, ये बात हमेशा याद रखना। ये सुन के सियावाओ बोलता है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, अभी मैं किसी के ऑर्डर से यहाँ आया हूँ, इसीलिए रॉयल ब्लड लाइन को हमारे हवाले कर दो, वरना आगे जो होगा वो तुम्हारे आइलैंड के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के एल्डर चियू बोलते हैं, और तुम अपने दम पे ऐसा करोगे? इसके बाद सियावाओ बोलता है,
चीयू, चारों ड्रैगन आइलैंड में तुम्हारा ईस्ट ड्रैगन आइलैंड सबसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए हमारे अटैक का तुम लोग सामना ही नहीं कर पाओगे। और ऐसा बोल के वो अपनी सेना को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। और उधर ये सब सेंस करके एल्डर जूली के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए थे और वो सावियान की तरफ देख के बोलते हैं, तुम सब लोग सावियान को अच्छे से प्रोटेक्ट करो, उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। और फिर एल्डर जूली वहां से गायब हो जाते हैं और जब वो नजर आते हैं तो वो एल्डर चीयू से आगे खड़े हुए थे और बोल रहे थे, वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के ड्रैगन आर्मर आर्मी और साउथ ड्रैगन आइलैंड की बारबेरियन आर्मी, क्या मैं जान सकता हूँ कि बारबेरियन आर्मी का लीडर कौन है? और उसके बाद वहाँ एक हंसी की आवाज गूंजती है, तुम सच में एल्डर जूली कहलाने के लायक हो। मैं इतना अच्छे से छुपा हुआ था लेकिन फिर भी तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। इसके बाद वहाँ एक बंदा अपीयर होता है जिसका नाम था एल्डर मैन यैन और ये भी एक बैनसैंग था एल्डर जूली की तरह। और भाई अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो यार, इससे नेक्स्ट वीडियो और बेटर बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। इसके आगे मैनियन बोलता है, एल्डर जूली उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, हम लोग यहाँ ऑर्डर मिलने के बाद आए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन आइलैंड फिर से एक हो पाएगा, तीनों ड्रैगन किंग ऐसा होने ही नहीं देंगे। इसके बाद एक गुस्से से भरी हुई आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे हवाले कर दें? तुमको क्या लगता है कि मेरे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर लोग नहीं रहते जो तुमसे लड़ सकें? अगर हमारे फर्स्ट और सेकंड एल्डर रिट्रीट में नहीं होते तो तुम्हारी इतनी हिम्मत में नहीं होती कि तुम लोग यहाँ आ पाओ। और ये आवाज थी हेचिंग की। ये सुन के सियावाओ बोलता है, हेचिंग तुम अभी भी बहुत गुस्से वाले हो। मैनियन अब और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, चलो अब अटैक करते हैं। ड्रैगन आर्मी अटैक करो और रॉयल ब्लड लाइन वाली लड़की को कैद कर लो। और इसके बाद दोनों आर्मी एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। ये देख के एल्डर जूली बोलते हैं, रोको इन सबको। और इसके बाद ईस्ट ड्रैगन आर्मी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और अगले ही पल एक युद्ध छिड़ जाता है आसमान में। हेचिंग एक सैनिक को घूंसा मारता है जिसके बाद वो खून उगल देता है और उसके बाद हेचिंग आगे बढ़ने ही वाला था कि एल्डर जूली उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं, हेचिंग रुको, तुम जाके सावियान को प्रोटेक्ट करो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। ये सुन के हेचिंग थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन फिर वो भी समझ रहा था कि इस टाइम सावियान को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है और फिर वो वहाँ से सावियान को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद वहाँ एक और आवाज सुनाई देती है, जूली तो चलो हम भी युद्ध शुरू करते हैं। ऐसा बोलकर यैन मैन एल्डर जूली के सामने आ जाता है और बोलता है, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया, अब मुझे देखना है क्या तुम अभी भी डोबजोन ही हो या फिर बैनसैंग बन गए हो। और ऐसा बोल के यैन मैन और एल्डर जूली आपस में टकरा जाते हैं और ये दोनों ही अब बैनसैंग लेवल पे थे। इस टाइम पे ड्रैगन आइलैंड में जितने पावरफुल लोग लड़ रहे थे उतने सेंट्रल प्लेन में अफरा तफरी मचा देते। ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पे अचानक अटैक हुआ था लेकिन फिर भी उसके एक्सपर्ट्स ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया था और इस टाइम पे दोनों आर्मी को ईस्ट ड्रैगन आइलैंड ने रोका हुआ था। उधर जियान की बॉडी की हार्डनेस अब खत्म हो गई थी और अब उसकी स्किन सॉफ्ट हो गई थी जिससे एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। तभी हेचिंग कुछ सेंस करता है और देखता है कि कुछ लोग सावियान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको देख के हेचिंग बाकी लोगों से बोलता है, रोको इन सबको, इन्हें सावियान तक पहुंचने मत दो। वैसे तो इन सभी को रोक लिया गया था लेकिन फिर भी हेचिंग कुछ परेशान लग रहा था क्योंकि उसको पता था कि नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड भी ऐसे बैठ के ये सब नहीं देखेगा, वो भी इस अटैक में जरूर शामिल होगा। और अगर वो भी बाकी दो के साथ मिलके इस अटैक में शामिल हुआ तो इस ड्रैगन आइलैंड के लिए इन सबको रोक पाना पॉसिबल ही नहीं होगा। और ये सोच के वो सावियान की तरफ देख के बोलता है, ब्रदर सावियान अब तुम्हें जल्दी करनी होगी। इस टाइम ड्रैगन आइलैंड के आसमान में पावरफुल एनर्जी रिपल फैले हुए थे जबकि सावियान अभी तक कोल्ड्रोन के सामने बैठा हुआ क्रिस्टल रिफाइन करने का काम ही कर रहा था। उसको बाहर की सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं था। उसकी ब्लड से भरी हुई आंखें बस उसके सामने रखे कोल्ड्रोन को ही देखे जा रही थी। उसके हाथों ने टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सील बनाई हुई थी। एक महीना बिना रुके इतने हैवी टास्क को पूरा करते हुए किसी पीक डोबजन की भी सांसें उखड़ जाती और सावियान तो अभी भी अपने टास्क में लगा हुआ था बट अब उसकी आंखों के सामने थोड़ा सा अंधेरा सा छाने लगा था। ये देख के हेचिंग की मुट्ठी कस जाती है। उसको पता था कि अब सावियान अपनी लिमिट तक आ गया है। एक महीने में उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया है, इसलिए ऐसे कंटिन्यू करने से उसको भी काफी डैमेज हुआ होगा। ये लड़का अपने आप के लिए भी बहुत रूथलेस है। अगर इस बार का मैटर सही सलामत निपट गया तो मैं हेचिंग तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा, बस तुम्हें बोलने की जरूरत होगी। अभी हेचिंग की बात पूरी ही हुई थी तभी उसको एक कान फाड़ने वाला धमाका सुनाई देता है और उसके बाद एक पावरफुल ओरा सेंस होता है जिसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। जो हंसता हुआ बोल रहा था, तो ये यहाँ है। और अगले ही कुछ पलों में वो उस जगह के पास आ गया था जहाँ सावियान क्रिस्टल को रिफाइन कर रहा था। उसको देख के हेचिंग शॉक्ड होकर बोलता है, फोर्थ कमांडर ऑफ ड्रैगन आर्मर आर्मी सियासा। जिसके बाद हेचिंग अपने हाथ का एक इशारा करता है और उसके इशारा करते ही बहुत सारे लोगों ने सियासा को घेर लिया था। यह देख के सियासा बोलता है, हेचिंग तुमसे मिले हुए बड़ा टाइम हो गया। सियासा और हेचिंग आमने सामने ही खड़े थे। उसके बाद सियासा एक इशारा करता है
और इसके बाद उसके पीछे से बहुत सारे लोग निकल के बाकी सभी ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के लोगों से भिड़ जाते हैं। इसके बाद सियासा बोलता है, हेचिंग उस लड़की को हमारे हवाले कर दे, वरना ईस्ट आइलैंड पे आज खून की नदियां बह जाएंगी। इसके बाद सियासा हेचिंग के एकदम करीब पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों की आंखें मिलती हैं और एक पावरफुल लाइट निकलने लगती है दोनों की आंखों से। इससे आगे हेचिंग बोलता है, मुझे भी देखना है सियासा कि तेरे में इतनी हिम्मत है भी या नहीं कि तू जियान को यहाँ से लेके जा सके। इसके बाद हेचिंग अपना एक पंच मारता है सियासा की तरफ, जिसको देख के सियासा भी एक पंच मारता है और दोनों के पंच टकराते ही एनर्जी के पावरफुल रिपल्स निकलने लगते हैं। फिर सियासा हेचिंग के पीछे जाके अटैक करता है, लेकिन हेचिंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अभी उस पर काउंटर अटैक करता है और फिर ये दोनों ही पावरफुल फिगर आसमान में टकरा रहे थे, जिससे आसपास के आसमान में भी क्रैक पड़ने लगे थे। लेकिन इस लड़ाई का भी कोई भी इम्पैक्ट साइवान पर नहीं पड़ रहा था और वो अभी भी अपने काम में ही लगा हुआ था। इससे अलग दो और पावरफुल लोग आसमान में टकरा रहे थे। उनमें से एक मैन यान बोलता है, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि तू भी बैंसेंग क्लास में पहुंच गया है। दूसरी तरफ एल्डर जूली थे, जिनके एक्सप्रेशन अभी भी चेंज नहीं हुए थे, लेकिन उनको मैन यांग से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। मैन यान बोलता है, जूली इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ईस्ट आइलैंड सबसे कमजोर है, इसलिए उस लड़की को हमारे साथ जाने दे और अपने आइलैंड को बचा ले। ये सुन के एल्डर जूली बोलते हैं, अगर हमारे फर्स्ट और सेकंड एल्डर यहाँ पे होते तो तू तो क्या, तेरे वो किंग्स भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाते। तभी एक और आवाज गूंजती है आसमान में, जूली अगर ये यहाँ होता, ये वहाँ होता, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद स्पेस में क्रैक पड़ने लगते हैं, जिसको देख के एल्डर जूली थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। तो नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड भी आ ही गया। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी मेन इवेंट बाकी है और मैं उससे पहले ही आ गया हूँ। आने वाला बंदा था नॉर्थ आइलैंड से चिंग यान, जो पीक 9 स्टार डोजुन था। उसको देख के एल्डर जूली सोच में पड़ गए थे। इस बार तीनों ड्रैगन किंग सच में सीरियस हैं, इसलिए उन्होंने एक बैंसेंग के साथ 2 पीक 9 स्टार डोजुन को भी भेज दिया है। इसके बाद चिंग यान हंसते हुए बोलता है, एल्डर मैन यान तुम जूली को रोक के रखो, मैं जाता हूँ और उस रॉयल ब्लड लाइन वाली लड़की को लेके आता हूँ। इसके बाद चिंग यान तेज रफ्तार से जियान और साइवान की तरफ जाने लगता है, जिसको देख के एल्डर जूली की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि एल्डर जूली कुछ कर पाते, मैन यान उनको ब्लॉक कर देता है और ये देख के एल्डर जूली बस अपने दांत भींच के ही रह जाते हैं। और अब चिंग यान साइवान के पास पहुंचने ही वाला था, जब उसकी नजर साइवान पे पड़ती है, जो अभी भी कढ़ाई के सामने ही बैठा हुआ अपनी हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था। और साइवान को देखने के बाद उसकी नजर जियान पे पड़ती है, जिसको देख के वो बोलता है, क्या यही है वो लड़की जिसमें रॉयल ब्लड लाइन है? लेकिन ये तो अभी भी एक बच्ची है, लेकिन अभी भी इसकी ब्लड लाइन प्रेशर से पता लग रहा है कि ये है कौन। पहले इस लड़के को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ऐसा बोल के वो साइवान की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी बीच में ही उसको कोई रोक लेता है। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि एल्डर तीजियान थे, जिनको एल्डर जूली ने बचा लिया था। और तीजियान को अपना रास्ता रोकते हुए देख चिंग यान बोलता है, मरने के लिए क्यों मेरे सामने आ गया है? अपनी पीक 9 स्टार डोजुन की पावर के साथ उसको एल्डर तीजियान चींटी से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा था। और फिर वो लाइटनिंग स्पीड से तीजियान के सामने पहुंच जाता है। लेकिन अगले ही पल एल्डर तीजियान अपनी पूरी पावर के साथ अपनी तलवार को घुमाते हैं, जिसको चिंग यान का पाम अटैक रोक लेता है। और जब ये कोलिजन होता है तो उसके इम्पैक्ट से एल्डर तीजियान के मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है और साथ में उनकी बॉडी भी इंजर्ड हो गई थी और वो नीचे फॉरेस्ट में गिर जाते हैं। तुझे तेरी लिमिट्स ही नहीं पता थी। तीजियान को नीचे गिरते देख चिंग यांग बोलता है और फिर वो साइवान को देखता है, लड़के अपनी हेवनली फ्लेम्स को अब रोक ले। लेकिन कांपते हुए साइवान ने उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया और वो बस अपने सामने वाली कढ़ाई को ही देखे जा रहा था। ये देख के कि उसकी बात का साइवान पे कोई भी असर नहीं हुआ है, वो बोलता है, एक और अपनी मौत चाहता है मेरे हाथों से ही। चिंग यान साइवान के पास जाके रुकता है और अपनी बात का कोई रेस्पॉन्स ना मिलते देख वो धीरे से अपना हाथ उठाता है और फिर एक पावरफुल डोलची से भरा हुआ हाथ साइवान के सर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जब चिंग यान का हाथ नीचे की तरफ जा ही रहा था, तभी काफी टाइम से बंद उस लड़की की आंखें जो कढ़ाई में बैठी हुई थी एकदम से खुल जाती हैं और फिर चिंग यान के कान के पास एक आइसी कोल्ड आवाज सुनाई देती है, जो एक पावरफुल प्रेशर से भरी हुई थी। ये एक थंडर जैसी आवाज थी जिसने उसके सोल को हिला के रख दिया था, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी ही वहीं की वहीं रुक जाती है और एक आवाज गूंजती है, अगर उसकी बॉडी से एक बाल भी टूटा तो उसकी भरपाई तू अपनी जिंदगी से करेगा। और ये आवाज चिंग यान के कान के पास गूंजी थी। ये ज्यादा लाउड तो नहीं थी, लेकिन इस आवाज ने उसके सोल को भी कांपने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि इस आवाज में एक ऐसा प्रेशर था जिसको वो रजिस्ट ही नहीं कर पा रहा था। और ये प्रेशर उसकी सोल और उसकी ब्लड लाइन से निकल रहा था, एक मैच्योर रॉयल ब्लड लाइन। और ये समझ आने के बाद चिंग यान का फेस भी पीला पड़ जाता है। उसका हाथ जो साइवान के सर की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था, वहीं का वहीं रुक जाता है और फिर वो डर के मारे पीछे हटता चला जाता है।
और जब चिंगयान पीछे को हट रहा था तब उस कढ़ाई से एक गोल्डन पिलर जैसी लाइट निकलती है जो एम्प्टी स्पेस को चीरती हुई चिंगयान को फाड़ती हुई निकल जाती है, जिससे चिंगयान बहुत दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से ब्लड ही ब्लड बाहर आ जाता है। जब चिंगयान की बॉडी बाहर जाके गिरती है तब सियासा और बाकी ग्रुप जो हेचिंग के ग्रुप से लड़ रहे थे उनको कुछ चेंज फील होता है, जिसके बाद वो सभी उस कढ़ाई की तरफ देखते हैं जो अभी भी फ्लेम से घिरी हुई थी और अगले ही पल उन फ्लेम से एक फिगर बाहर आता है और उस डेलिकेट फिगर को देख के उन सभी को ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉडी का ब्लड बॉईल होने लगा हो और वो सभी अगले ही पल अपने आप अपने घुटनों पर झुकते चले जाते हैं क्योंकि वो अपने ब्लड की उस बॉइलिंग फीलिंग को रजिस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। ये देख के हेचिंग के मुंह से निकलता है ट्रू रॉयल ब्लड लाइन अब पूरी तरह से जाग गई है। तो भाई लोग, ये थी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 146 की कहानी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।